Hello everyone, welcome to UPSC Deep Dive, and in today's video we'll discuss Economy Series Part 1. जैसा कि हमने अपने इकोनॉमी स्टार्ट की वीडियो में डिस्कस किया था कि हम अपकमिंग लेक्चर्स में इकोनॉमी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने वो इकोनॉमी स्ट्रैटेजी वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको उस स्ट्रैटेजी वीडियो को देखना है और उसके बाद इस सीरीज़ को स्टार्ट करना है। बेसिकली ये जो सीरीज़ है हमारी काइंड ऑफ क्रैश कोर्स रहने वाला है एंड स्पेशली डिज़ाइन किया गया है प्रीलिम्स के लिए। एंड इसमें हमारा जो सोर्स है वो मृणाल सर के नोट्स रहने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि सर के नोट्स हमेशा से सबसे ट्रस्टेड और क्रेडिबल सोर्स रहे हैं, राइट। बट उसका ड्रॉबैक ये है कि सर के जो नोट्स हैं वो काफ़ी बल्कि हैं, लाइक 1500 पेजेस के अराउंड सर के नोट्स हैं, जो कि एग्ज़ाम से पहले उनको रिवाइज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने उन्हीं नोट्स को बेस बनाकर शॉर्ट एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स प्रिपेयर किए हैं ताकि आपको वही ऑथेंटिक कंटेंट मिले, लेकिन एक सिंप्लीफाइड और ईजी टू रिवाइज फॉर्म में। So I will try my best to cover the economy as quickly and efficient as possible. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारी इकोनॉमी सीरीज़ का पार्ट 1। तो देखो ये है पिलर 1A1, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे मनी फ्रॉम बार्टर टू बिटकॉइन। अब देखो, जब पैसे का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो फिर भी लोग क्या करते थे, ट्रेड करते थे। कैसे करते थे? यूजिंग बार्टर सिस्टम, ठीक है। अब ये बार्टर सिस्टम क्या होता है? तो देखो, सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल ये है पर्सन ए, ठीक है, एंड ये है पर्सन बी। तो पर्सन ए क्या करेगा? बी को कुछ देगा, ठीक है, हो सकता है अनियन दे दे, हो सकता है पोटैटो दे दे, ठीक है। और बी क्या करेगा? बदले में ए को कुछ दे देगा, ठीक है, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, फल फ्रूट कुछ भी जो इसके पास होगा। और जब दोनों की वांट, ठीक है, मतलब जो दोनों को चाहिए वो फुलफिल हो जाएगा तो ये क्या करेंगे? आपस में ट्रेड कर सकते हैं। यही क्या होता है? बार्टर सिस्टम होता है, ठीक है। मतलब जब ए बी को कुछ दे और बी बदले में ए को कुछ दे तो ये आपस में ट्रेड कर सकते हैं। ये होता है हमारा बार्टर सिस्टम। अब तो हमने क्या देखा, ये जो बार्टर सिस्टम है इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, लिमिटेशन या डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि हमारा जो बार्टर सिस्टम है इसमें ट्रेड नॉट पॉसिबल विदाउट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे ये है हमारा राम, ठीक है, ये है राम, और राम के पास क्या है? राम के पास है गेहूँ, ठीक है, राम के पास क्या है? गेहूँ है। और ये है हमारा श्याम, श्याम के पास क्या है? कपड़े हैं, ठीक है। अब ये जो राम है, राम को क्या चाहिए? कपड़े चाहिए, और जो श्याम है उसको चाहिए गेहूँ। तो अब क्योंकि दोनों की जो वांट है वो क्या हो रही है? फुलफिल हो रही हैं, तो आपस में ये क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो है वो कंप्लीट हो रहा है, तो आपस में ट्रेड कर लेंगे। अब मान लो सिचुएशन ऐसी हो जाए कि जो राम है इसको तो कपड़े चाहिए, लेकिन ये जो श्याम है इसी कहेगा मुझे नहीं चाहिए भाई गेहूँ, मुझे चाहिए क्या? चावल, ठीक है, इसको चाहिए चावल। बट ये चावल तो दे नहीं सकता राम। तो यहाँ पे क्या होगा? इस सिचुएशन में क्या होगा कि ट्रेड पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों की जो वांट है, मतलब राम की तो वांट कंप्लीट हो रही है, बट यहाँ पे श्याम की वांट जो थी चावल वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो ट्रेड पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसे ही क्या कहते हैं हम कि ट्रेड नॉट पॉसिबल विदाउट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी जब तक दोनों की वांट फुलफिल ना हो तब तक ट्रेड पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है कि सर्च कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है बार्टर सिस्टम में। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हमारे पास क्या है? गीता है, ठीक है, ये कौन है? गीता, ठीक है। अब गीता क्या है? गीता के पास है चावल, ठीक है, और इसको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इसको दाल दे दे, ठीक है। तो अब ऐसे इंसान को ढूंढने में ही क्या होगा? इसका सारा टाइम और इसकी मेहनत जो है क्या होगी? बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो अब वाटर सिस्टम की एक लिमिटेशन यही है कि जो यहाँ पर इस पर्सन को ढूंढने की जो टाइम होगी और जो मेहनत होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी, तो ये एक इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर वाटर सिस्टम में क्या होता है कि जो पेरिशेबल कमोडिटी होती है उसमें लॉस ऑफ वैल्यू हो जाता है। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे मान लो दो लोग हैं, ठीक है, ये है पर्सन ए और ये है पर्सन बी। अब इसके पास क्या है? टमाटर हैं, तो इस ये क्या करेगा? ये टमाटर ढूंढेगा कि भाई मेरे पास टमाटर है, किसी को टमाटर चाहिए हो तो वो टमाटर ले लें, और जो इसको चाहिए जैसे कि फॉर एग्जांपल चावल चाहिए इसको तो वो चावल दे दें। लेकिन उस टाइम में जो सर्च जो करेगा, ये ढूंढेगा उस व्यक्ति को, जो टमाटर है वो खराब हो जाए, ठीक है, तो पेरिशेबल कमोडिटीज़ रहती हैं तो क्या होता है? लॉस ऑफ वैल्यू हो जाता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बार्टर सिस्टम में ये है कि ये डिवीजन ऑफ जो लेबर है उसको इंकरेज नहीं करता है, ठीक है। कैसे? तो हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है पर्सन ए, ठीक है, और ये है पर्सन बी। ये क्या है? ये है फार्मर, ठीक है, तो इसके पास क्या है? इसके पास है गेहूँ, चावल, ये सारी चीज़ें इसके पास हैं। और ये क्या है? ये मान लेते हैं हम एक इंजीनियर है। ये क्या करता है? ये बनाता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब ये जो बी है इसको अपने घर के लिए क्या चाहिए? ये दाल और चावल चाहिए, ठीक है, गेहूँ और चावल इसको चाहिए। बट ये जो सॉफ्टवेयर बनाता है ये फार्मर को तो नहीं चाहिए। फार्मर क्या करेगा सॉफ्टवेयर का? तो यहाँ पर क्या है? इसको ये चाहिए चावल और गेहूँ, बट जो फार्मर है इसको ये नहीं चाहिए।
तो अब ये इंजीनियर को क्या करेगा, फार्मर मना कर देगा, कहता है भाई मेरा तो कोई काम नहीं है सॉफ्टवेयर का, मुझे तुम्हारा सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए और मैं तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। तो अब ये इंजीनियर क्या सोचेगा, ये सोचेगा कि भाई इससे अच्छा तो मैं क्या करता हूँ, मैं भी फार्मर बन जाता हूँ और मैं भी क्या करता हूँ, खेती स्टार्ट कर देता हूँ, गेहूँ चावल उगाता हूँ, ठीक है, और सॉफ्टवेयर तो कोई ले नहीं रहा, तो मैं सॉफ्टवेयर का क्या करूँगा, छोड़ देता हूँ इसको, मैं जो है फार्मिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो अब इससे होगा क्या कि सारे लोग ही फार्मर बन जाएंगे, सारे लोग ही किसान बन जाएंगे, सारे लोग खेती करना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर डिवीजन ऑफ लेबर तो होगा नहीं, कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं होगी, ना तो कोई डॉक्टर बनना चाहेगा और ना ही कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहेगा। तो ये चीज़ हमारी एक लिमिटेशन की, यहाँ पे जो बार्टर सिस्टम है ये डिवीजन ऑफ लेबर को क्या करता है, इनकरेज नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है। चलो, तो अब फिर क्वेश्चन आता है, तो बार्टर सिस्टम में क्या सारी लिमिटेशन ही है, कुछ भी प्रोज नहीं है या कुछ भी एडवांटेज नहीं? तो नहीं, इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पे कोई भी फेक करेंसी का एंगल नहीं है, जब करेंसी है ही नहीं तो फेक करेंसी का एंगल आएगा ही नहीं, है ना। फिर दूसरी चीज़ आती है कि फॉरेन एक्सचेंज, जैसे कि फ्लक्चुएशंस होती हैं, है ना, करेंसी एक्सचेंज में, तो जब करेंसी नहीं है तो फ्लक्चुएशंस भी नहीं आएंगे, तो ये दोनों क्या है, इसके प्रोज या फिर एडवांटेज हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा, हाँ, तो फिर हमने देखा कि जो बार्टर सिस्टम था इसमें इतनी सारी लिमिटेशन थी, और इसकी जो इंपॉर्टेंट लिमिटेशन क्या थी कि हमें याद रखना था कि ये डिवीजन ऑफ लेबर को इंकरेज नहीं करता है। तो क्योंकि ये इसकी लिमिटेशन थी और इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमने क्या लाया, हम लाया मनी सिस्टम को। क्यों? क्योंकि मनी सिस्टम क्या करता है, इंकरेज करता है स्पेशलाइजेशन को और डिवीजन ऑफ लेबर को। कैसे? क्योंकि सभी को क्या कर रहा है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे फार्मर हो, सबको ही बदले में क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो जो जिसका मन करेगा वो कर सकता है, ठीक है, जिसको डॉक्टर बनना है वो डॉक्टर बन सकता है, जिसको इंजीनियर बनना है वो इंजीनियर बन सकता है। तो सिंस ऑल आर गेटिंग मनी इन रिटर्न, सो मनी इन्वेंटेड। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि मनी के फंक्शंस, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। देखो, मनी के फंक्शंस की हम बात करें तो मनी का सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या है कि मनी जो है वो फिजिकल हो सकती है, डिजिटल हो सकती है, कॉइन हो सकता है या कैश में भी हो सकती है, और जो दैट कैन मेजर, जो क्या करे, मेजर करे वैल्यू को, ठीक है। तो हमने क्या देखा, मनी का प्राइमरी फंक्शन क्या है कि ये क्या करे, मेजर करे वैल्यू को। कैसे मेजर करेगा? जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि एक कप चाय का कितने रुपए का आता है, 10 रुपए का आता है। सिमिलरली अगर एक कप कॉफ़ी की बात करें तो वो 20 रुपए की आएगी, है ना। तो हमारी जो मनी है वो क्या करती है, मेजर करती है वैल्यू को। कैसे? लेबर, लैंड, कैपिटल या एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरी चीज़ आती है कि हमारी जो मनी है वो डिविजिबल है। डिविजिबल कैसे? कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास क्या है, 2000 का नोट है, आप इस 2000 के नोट को कन्वर्ट कर सकते हो 500 के 4 नोट्स में, ठीक है। तो ये डिविजिबल है। फंजिबल का कॉन्सेप्ट जो है वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट दूसरा इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो ये है कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज या फिर ट्रांजैक्शन है। कैसे? कि अब ट्रांजैक्शन में क्या करते हो, मनी का ही तो यूज़ करते हो, किसी को पैसे भेजने हैं या फिर आपको एक शॉप से ब्रेड खरीदनी है, मान लो ब्रेड एंड बटर खरीदना है, तो कैसे खरीदोगे, ट्रांजैक्शन, पैसा देकर, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन में हम क्या करते हैं, मनी को यूज़ करते हैं। अब सेकेंडरी फंक्शन, दूसरे आते हैं सेकेंडरी फंक्शन। तो देखो सेकेंडरी फंक्शन में हमें क्या याद रखना है, एसटीडी, ये इसकी ट्रिक है। अच्छा हाँ, यहाँ पर भी ट्रिक थी एमएम, ठीक है। तो पहले एम से क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू, दूसरे से क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। सिमिलरली आपको सेकेंडरी फंक्शन कैसे याद रखनी है, एसटीडी से। तो एस से क्या हो जाएगा हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू, टी से हो जाएगा हमारा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, और डी से क्या हो जाएगा हमारा डिफर्ड पेमेंट, ठीक है। तो अब पहला पॉइंट आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। तो हमारी जो मनी है हम उसको कहाँ पे स्टोर करते हैं, बैंक में स्टोर करते हैं, तो बैंक में स्टोर करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब देखो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो घर है वो कहीं मान लेते हैं हम गाजियाबाद में, ठीक है, और आप जॉब करते हो कहाँ पे, आप जॉब करते हो मान लो दुबई में, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, पैसे को ट्रांसफर करोगे अपने घर पर, ठीक है। और या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप मान लो शॉप गए, आपको मैगी का पैकेट चाहिए 10 रुपये का, तो आप क्या करोगे, यूपीआई का से पेमेंट करोगे, तो वो ट्रांसफर कर रहे हो आप वैल्यू को, तो ट्रांसफर कर सकते हैं, सेकेंडरी फंक्शन। तीसरा पॉइंट आता है कि वर्क्स एज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। क्या मतलब, डिफर्ड पेमेंट का क्या मतलब होता है कि इंस्टॉलमेंट या फिर ईएमआई। तो आप मनी का यूज़ ऐसे भी तो करते हो ना कि कुछ सामान जैसे कि अभी खरीद लो और उसको ईएमआई पे क्या कर लो, इंस्टॉलमेंट में उसको पे कर दो। तो ये भी इसका सेकेंडरी फंक्शन है। तो बेसिकली हमें क्या याद रखना है, पहला कि प्राइमरी फंक्शन हमें एमएम से याद रखना है, मेजर ऑफ वैल्यू, दूसरे एम से क्या हो जाएगा हमारा मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर सेकेंडरी फंक्शन हमें कैसे याद रखने हैं, एसटीडी से। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू, टी से हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, डी से क्या हो जाएगा हमारा डिफर्ड पेमेंट या फिर इंस्टॉलमेंट। तो ये तो हो गया हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन। अब देखो, अब आते हैं हमारे कुछ कंटिंजेंट फंक्शन। अब देखो हमें रटना नहीं है सारी चीज़ बैठ के कि हम रटने लग जाएंगे, हमें सिर्फ इसको रीड करना है। वैसे आपको करना क्या है, आपको सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस को याद रखना है, और अदर देन प्राइमरी और सेकेंडरी जितने भी फंक्शंस आएंगे वो किस में आ जाएंगे, कंटिंजेंट में। तो बेसिकली आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाले विद ट्रिक्स आपको याद रखने हैं, और उसके बाद कंटिंजेंट वाले को आपको रीड करना है। तो चलो, सबसे पहला आता है कि जो मनी है वो हेल्प करती है मोबिलाइजिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मोबिलाइज करने के लिए कौन हेल्प करता है, मनी ऑब्वियसली। फिर सेकंड आता है कि बेसिस है क्रेडिट सिस्टम का। क्रेडिट सिस्टम मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक्स हो गई, ठीक है, अब हम लोन लेते हैं तो पैसा ही तो हम लोन में लेते हैं ना, तो क्या बेस है, बेसिस क्या है क्रेडिट सिस्टम का, हमारा मनी। सिमिलरली फाइनेंशियल मार्केट जैसे शेयर मार्केट,
ठीक है। तो शेयर में हम क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो हम पैसा ही तो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, मनी का ही तो यूज़ कर रहे हैं। तो क्रेडिट सिस्टम और फाइनेंशियल मार्केट का जो बेस है वो क्या है, मनी है। तीसरा पॉइंट आता है कि हेल्प इन सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। अब ये सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी का मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में भी हम पैसे का ही यूज़ कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो मनी है वो हेल्प करती है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। तो कैसे कर रही है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, टैक्स कलेक्शन करती है मनी की फॉर्म में। फिर टैक्स को कलेक्ट करने के बाद वो क्या करती है, उस पैसे को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है कहाँ पे, सोशल स्कीम्स में, है ना, जो भी स्कीम्स चल रही हैं सरकार की। तो इससे क्या हमें पता लगता है कि जो मनी है वो हेल्प करती है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम प्लस क्रिएशन। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे फंक्शन की। अब नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ मनी। ठीक है, तो देखो अब टाइप्स ऑफ मनी की अगर हम बात करें तो सीधे सीधे एकदम से मनी तो आ नहीं गई थी, मेटल मनी या फिर जो अभी हम यूज़ करते हैं पेपर नोट। सबसे पहले क्या थी, हमारी कमोडिटी मनी थी, कि हम कमोडिटी को यूज़ करते थे एज मनी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कोको बीन्स या फिर गोल्ड नगेट्स हो गए, इनका हम यूज़ करते थे एज कमोडिटी मनी। ठीक है, अब कमोडिटी की मनी की अगर हम बात करें तो इसकी क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, हैज़ इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका क्या मतलब है कि इसकी खुद की वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे ये हमारा हो गया एक कॉइन है, ठीक है, इस पे लिखे हैं 20 रुपये और ये बना है गोल्ड से। ठीक है, तो अब आप खुद बताओ कि जो 20 रुपये लिखे हैं वो ज़्यादा हैं या जो मतलब गोल्ड को अगर हम पिघला दें, ठीक है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि गोल्ड ज़्यादा महंगा होता है। तो यानी इसकी जो खुद की वैल्यू है, ठीक है, वो ज़्यादा है जो इस पर लिखी है। तो जो लिखा है उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, और जो इसकी खुद की वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा इससे रिलेटेड। ठीक है, चलो, तो हाँ, तो हमने क्या देखा कि जो कमोडिटी मनी होती है इसकी खुद की भी वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल कोको बीन की बात ले लो, तो कैसे खुद की वैल्यू होती है, जैसे कोको से हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको हम मेल्ट कर दें तो हम इससे चॉकलेट बना सकते हैं। सिमिलरली जैसे गोल्ड नगेट्स हैं, इसको भी अगर हम मिंट करें तो हम मेटल बना सकते हैं, है ना। अब देखो कमोडिटी मनी के कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे सबसे पहला है पेरिशेबल। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो कोको बीन्स हैं ये क्या हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, सड़ सकते हैं, है ना। तो पहला चैलेंजेस क्या है इसका, पेरिशेबल है। दूसरा है कि ये डिस्करेज करता है डिवीजन ऑफ लेबर को। हाँ, तो जैसे एग्जांपल हमने अभी ऊपर देखा था इंजीनियर और फार्मर वाला, तो वही है ना, ये डिस्करेज कर रहा है। नेक्स्ट आता है कि नो वैल्यू फॉर आउटसाइडर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जैसे ये कोको बीन है, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो इंडिया के अंदर, बट अफगानिस्तान में इसको कोई यूज़ नहीं कर रहा है या नहीं करेगा, तो फिर इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वही चीज़ हो गई। नेक्स्ट आता है कि इशू ऑफ यूनिफॉर्मिटी, की यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कोको बीन है तो कुछ छोटा कुछ बड़ा ऐसे करके यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब ऐसे करके है। तो और फिर प्योरिटी का इशू भी है इसमें। तो अब इतने सारे जो इशू हैं या चैलेंजेस हैं, इनको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, इनको मिंट किया और मेटालिक मनी को इन्वेंट किया। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं मेटालिक मनी। देखो, हाँ, अब मेटालिक मनी की अगर हम बात करें तो मेटालिक मनी हैज़ इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब अपनी खुद की वैल्यू। ठीक है, कैसे, जैसे हम क्या कर सकते हैं, मेटल से हम ज्वेलरी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब नेक्स्ट आता है कि हम देखते हैं कि जो मेटालिक मनी है इसके क्या बेनिफिट हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है इसका कि प्राइस स्टेबल रहेगा। कैसे, अब हमें पता है कि जैसे गोल्ड जो है वो एक क्या है, फाइनाइट रिसोर्स है। ठीक है, बहुत अनलिमिटेड अमाउंट में तो हमें ये मतलब मिलता नहीं है, तो इसका प्रोडक्शन कैसा है, लो है। और इसीलिए क्या होगा, जब प्रोडक्शन लो है तो कभी भी हाइपर इन्फ्लेशन नहीं हो पाएगी। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आरबीआई के पास क्या है, रुपए बनाने की मशीन है, नोट छाप सकता है। तो आरबीआई कभी भी मान लो पैसे की कमी हो जाए और आरबीआई क्या करे, बहुत ज़्यादा नोट छाप दे। अब जब बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में आ जाएगा तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है, तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। और जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं हम, हाइपर इन्फ्लेशन। अब क्योंकि गोल्ड तो बहुत एक फाइनाइट रिसोर्स है, तो कभी भी ये जो हाइपर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है वो तो होगी नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन भी लो है और इसीलिए क्या होगा, प्राइस स्टेबल रहेगा। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू हमने देख ही लिया है। फिर नेक्स्ट बात आती है कि ये कैसा है, नॉन पेरिशेबल है। नॉन पेरिशेबल, भाई गोल्ड कोई सड़ थोड़े ना जाएगा आलू टमाटर की तरह, तो नॉन पेरिशेबल है। नेक्स्ट है कि ये डिविजिबल है। तो देखो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास एक बड़ा कॉइन है गोल्ड का, ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस बड़े कॉइन से छोटे छोटे 4 कॉइन बना दें। ठीक है, तो इनकी जो वैल्यू है 4 कॉइन की और इसकी बड़े की जो वैल्यू वो सेम ही तो रहेगी, तो हम डिवाइड कर सकते हैं गोल्ड को, तो डिविजिबल है। फंजिबल को हम अभी आगे समझेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो फॉरेन ट्रेड है वो भी पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि गोल्ड तो या सिल्वर तो कोई ऐसी चीज़ है ना जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है ना, सारी कंट्री तो मेटल्स को प्रेफरेंस देंगे, तो ट्रेड तो इजीली पॉसिबल हो पाएगा। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिबेसमेंट। ये क्या है, देखो, इशूइंग कॉइन्स विद
लेस क्वांटिटी ऑफ मेटल, ठीक है। मतलब जब भी हमारे जो कॉइन्स हैं उनमें लेस क्वांटिटी ऑफ मेटल्स का यूज़ किया जाएगा तो उसको बोलेंगे डिबेसमेंट। जैसे क्या होता था, अकबर के टाइम पे जो कॉइन रहते थे वो उनका जो वेट है मान लो 20 ग्राम का है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसा था। अब औरंगजेब के टाइम में क्या हुआ, ये थोड़ी सी गरीबी आ गई भाई इनको, तो इनके जो कॉइन थे वो थोड़े पतले हो गए, ठीक है, या फिर उनमें मेटल कम थी 13 ग्राम की। तो जब भी ऐसा होगा कि कॉइन्स को इशू किया जाएगा लेस क्वांटिटी ऑफ मेटल के साथ, उसको बोलेंगे हम डिबेसमेंट। तो क्या डिबेसमेंट और डीमोनेटाइजेशन सेम है? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो डीमोनेटाइजेशन में क्या होता है कि जैसे नोटबंदी हमारी 2016 में हुई थी, तो क्या हुआ था कि जो 500 के और 1000 के नोट्स थे उनको कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया गया था नए नोट्स के साथ। लेकिन डिबेसमेंट में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के टाइम में भी जो अकबर के टाइम थे उनको उनके जो कॉइन थे उसका यूज़ किया जा रहा है। मतलब डिबेसमेंट में क्या होता है, जो पुराने कॉइन्स है वो तो यूज़ किए जाएंगे, बट जो नए कॉइन बनेंगे वो थोड़े कम मेटल के साथ बनाए जाएंगे, है ना, बट कंप्लीटली रिप्लेस नहीं किए जाते हैं। बट डीमोनेटाइजेशन में क्या होता है, नोटबंदी ही कर दी जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आता है, फुल बॉडेड कॉइन। तो इसमें क्या होता है, जब हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी फेस वैल्यू से, तो उसको क्या बोलते हैं हम, फुल बॉडेड कॉइन। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, ये हमारा कोई कॉइन है, ठीक है, ये हमारा कॉइन है जिसपे लिखे हैं हमारे 50 रुपये, ठीक है। अब ये बना है गोल्ड या सिल्वर से, ठीक है। तो अब इस पे जो लिखा है वो क्या होता है, हमारी फेस वैल्यू। मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, ये फेस वैल्यू होती है। और जिस चीज़ से ये बना है, मतलब इसकी खुद की जो वैल्यू है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। तो यानी गोल्ड ज़्यादा महंगा होता है या सिल्वर ज़्यादा महंगा होता है, तो इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो ज़्यादा है किससे, इसकी फेस वैल्यू से, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, फुल बॉडेड कॉइन, ठीक है। अब देखो, बट इसमें कुछ इश्यूज़ थे। जैसे सबसे पहला इशू था होर्डिंग का, ठीक है। जाहिर सी बात है कि जब कॉइन जो है हमारे गोल्ड के या सिल्वर के रहेंगे या किसी ऐसी मेटल के रहेंगे जो ज़्यादा वैल्यू है इसकी, तो लोग क्या करेंगे, इसको जमाखोरी करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। होर्डिंग में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि किसी भी सामान को ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं और उसे बाजार में नहीं निकालते, तो उससे क्या होता है कि उसका जो प्राइस है वो बढ़ने लग जाता है, ठीक है। तो पहला इशू तो होर्डिंग का था। अब दूसरा इशू आता है कि क्या होता है, इलीगल तरीके से लोग क्या कर रहे थे, जो हमारे पहले वाले जो कॉइन आते थे आपने देखा होगा, ठीक है, तो मतलब वो काफ़ी मतलब लाइक उनका जो मेटल था वो काफ़ी हैवी रहता था, है ना, पहले जो कॉइन आते थे। तो उसका क्या होता था कि बांग्लादेश में लोग उसको इलीगल तरीके से ले जाते थे और फिर उससे क्या करते थे, ब्लेड बना रहे थे और उसको बेचते थे। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे मान लो ये हमारा 5 रुपये का कॉइन है, ठीक है, और ये क्या करेंगे, बांग्लादेश में ले जाएंगे और इससे ये क्या करेंगे, 4 ब्लेड बना लेंगे एक कॉइन से। तो ये 4 इन्होंने ब्लेड बना लिए और एक ब्लेड की कीमत कितनी है, 2 रुपये, ठीक है, 2 रुपये है। तो अब ये जो ब्लेड इन्होंने बेचे ये 8 रुपये का हो गया, ठीक है। तो यानी यहाँ पे इनको कितने का फ़ायदा हो गया, 3 रुपये का फ़ायदा इनको हो गया। तो ये सब इलीगल तरीके से चल रहा था। तो इसीलिए फिर क्या हुआ, हमारी जो गवर्नमेंट थी वो टोकन कॉइन लेकर आई। अब टोकन कॉइन में क्या होता है कि लाइक यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो कम होती है और फेस वैल्यू ज़्यादा होती है। मतलब ये अगर 5 रुपये का कॉइन है, इस पर लिखा 5 है, तो इसकी जो खुद की वैल्यू होगी वो कम होगी 5 रुपये से। तो इसीलिए आजकल के जो कॉइन है वो कॉपर निकल एलॉय से बनाए जाते हैं, ठीक है, जो कि लेस अट्रैक्टिव होते हैं स्मगलर के लिए। क्योंकि अब जब मेटल में कुछ वैल्यू ही नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, तो फिर जो स्मगलर है वो क्या ही करेगा इसको लीगल तरीके से, है ना। तो ये रहता था। अब हमारी बात आती है कि जो मेटालिक कॉइन है इसके भी कुछ चैलेंजेस हैं। जैसे सबसे पहला तो यही है कि शॉर्टेज ऑफ मनी है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड है ना, तो गोल्ड है या सिल्वर है या कोई भी अदर मेटल है, वो क्या है, एक फाइनाइट रिसोर्स है, ठीक है, वो अनलिमिटेड हमें अवेलेबल नहीं है या फिर इनफाइनाइट नहीं है ना। तो फाइनाइट है तो ऑब्वियस सी बात है कि शॉर्टेज रहेगी मनी की। अब देखो, दूसरा चैलेंज इसका ये है कि ये क्या है, बल्कि टू ट्रांसपोर्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये पर्सन ए है, पर्सन ए को क्या करना है, दिल्ली से बॉम्बे में पैसा भेजना है, ठीक है। अब ये पैसा भेजेगा तो ये कैसा हो जाएगा, काफ़ी बल्कि हो जाएगा। अगर ये मेटल के पूरा एक कट्टे में भर के या फिर है ना एक बैग में भर के अगर ये मेटल के रुपीज़ को भेजेगा 1 लाख रुपये, तो काफ़ी बल्कि हो जाएगा। तो फिर क्या करेगा ये, फिर हाँ, इसी से क्या आता है, फिर हमारा मर्चेंट गिल्ड का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये जो पर्सन ए है ये क्या करेगा, दिल्ली में ही किसी एक मर्चेंट गिल्ड को अपने पैसे दे देगा, ठीक है। और ये मर्चेंट गिल्ड क्या करेगा, इसको एक ये पेपर रिसिप्ट दे देगा, ठीक है। और जो मुंबई में बैठा है इस मर्चेंट गिल्ड का एक आदमी होगा, वो क्या करेगा, जहाँ पर इस पर्सन ए को पैसा पहुँचाना था ये उसको पैसे पहुँचा देगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारा मर्चेंट गिल्ड का कॉन्सेप्ट था और इसने जो पेपर रिसिप्ट दिया ये इसी को ही एक हम क्या बोलते हैं, फिड्यूशरी मनी। अब देखो ये किस पे बेस्ड होती है, ट्रस्ट पे। क्यों? क्योंकि अब ये जो पर्सन ए है इसको दिल्ली से मुंबई पैसे पहुंचाने थे, ठीक है, तो डायरेक्टली तो ये नहीं पहुंचा पाता क्योंकि बल्कि है। तो इसने क्या किया, इसने मर्चेंट गिल्ड को पैसे दे दिए, मर्चेंट गिल्ड ने इसको रिसिप्ट दिया। तो ये ट्रस्ट पे ही तो था ना, वरना इसको लग सकता था कि कहीं ये मेरे पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगा। बट क्योंकि इसको ट्रस्ट था तो इसी बेसिस पे हमारी पेपर रिसिप्ट पे इसने ट्रस्ट किया और इसी को हम क्या बोलते हैं, फिड्यूशरी मनी बोलते हैं। और ये किस पे बेस्ड होती है, ट्रस्ट पे बेस्ड होती है। तो
अब देखो इसी से फिर हमारा कॉन्सेप्ट आता है पेपर मनी का, ठीक है, पेपर मनी का कॉन्सेप्ट आता है। और हमारी जो इंडियन फियाट मनी है, ठीक है, हमारी जो पेपर मनी है उसको बोलते हैं इंडियन फियाट मनी, जो कि लीगली बाइंडिंग होती है, ठीक है, लीगली बाइंडिंग होती है। अब हमारा एक एक्ट है जिसका नाम है कॉइनेज एक्ट 1906, जिसको अमेंड किया गया था 2011 में, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारे जो कॉइन रहेंगे, मतलब 1000 रुपये तक के जो भी कॉइन है और 1 रुपये का जो नोट है उसको कौन इशू करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है MCQ के लिए कि 1000 रुपये तक के कॉइन को और 1 रुपये के नोट को कौन इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर किसके साइन होते हैं, तो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। ये भी आपको MCQ के लिए याद रखना है। और इसके अलावा जितने भी नोट रहते हैं उन सबको कौन इशू करता है, हमारा RBI। कौन से एक्ट के अंदर, तो RBI एक्ट 1934 के अंदर RBI इशू करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा फियाट मनी का, कि ये फियाट मनी क्या है, ठीक है। तो देखो किसी भी मनी को फियाट मनी होने के लिए 2 कंडीशन को फुलफिल करना है, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये है कि वो फिजिकल हो सकता है या डिजिटल हो सकता है, और जो क्या करे, मेजर करे वैल्यू को। तो मेजर हम लोगों ने देखा ही था कि जैसे कॉफ़ी का कप अगर हमें चाहिए तो वो 20 रुपये का मिलेगा। सिमिलरली अगर हमें मैगी चाहिए तो वो 15 रुपये की मिलती है। तो ये क्या करे, वैल्यू को मेजर करें, ठीक है। कंडीशन 2 है कि मस्ट बी इशू बाय किंग, क्वीन, गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे इंडिया के केस में भी हमने देखा कि RBI इशू करता है, और जो सिक्के हैं 1000 रुपये तक के या फिर 1 रुपये का नोट है उसको गवर्नमेंट इशू करती है। तो अगर ये दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल होती हैं तो वो मनी कैसी होगी, फियाट मनी होगी। अब एक कन्फ्यूज़न आता है जो कि MCQ के लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, कि जो ATM कार्ड है और जो चेक है वो फियाट मनी नहीं होता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। ये क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है और टूल है यूज़ करने का मनी का। अब देखो एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टी स्टॉल पे जाते हो और आप बोलते हो भैया मुझे 1 कप टी चाहिए, तो आप ये नहीं बोलते हो ना कि भैया 1 कप टी दे दो, मैं आपको एक ATM देता हूँ, ठीक है। आप ये बोलते हो ATM से भले ही आप उसको पे कर दो, ठीक है। तो ATM का है एक टूल है जिससे आप मनी को यूज़ करते हो, बट ATM कार्ड खुद मनी नहीं है, ठीक है, वो खुद फियाट मनी नहीं है, वो क्या है, एक टूल है। और चेक, सिमिलरली चेक भी, तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा लीगल टेंडर का, जो कि इंपॉर्टेंट है। UPSC ने इससे 2018 में एक PYQ भी पूछा था, ठीक है। तो लीगल टेंडर होने के लिए पहली कंडीशन तो ये है कि वो जो मनी है वो फियाट मनी होनी चाहिए, ठीक है। और उसकी खुद की भी 2 कंडीशन होती हैं, वो हमने देख ही लिया। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो लैंडर है वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता उसको एक्सेप्ट करने के लिए उस कंट्री में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप शॉप पे जाओगे और आप बोलो कि भैया मुझे मैगी का पैकेट चाहिए और आप उसको 10 रुपये देते हो, तो वो आपको मना नहीं कर सकता कि नहीं मैं नहीं ले रहा, अनटिल एंड अनलेस कि RBI अपने साइड से मना ना करे, ठीक है। कि वो ये ना बोल दे कि ये नोट बंद हो चुका है और आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, तब तक ये लैंडर जो है उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। और ऐसा कहाँ लिखा है, तो ऐसा RBI एक्ट के अंदर लिखा है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे पहला है हमारा इंडियन कॉइन्स आर लिमिटेड लीगल टेंडर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको क्या करना है, एक आईफोन खरीदना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको आईफोन खरीदना और उसका जो प्राइस है वो है 60 के, ठीक है, 60 के उसका प्राइस है। अब आप क्या करोगे, शॉपकीपर को परेशान करने के लिए आप ये कर सकते हो कि आप सारा पैसा जो है वो कॉइन में ले जाओ, मतलब ये 60 हज़ार रुपये आप कॉइन में दे दो। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जो कॉइन है ना वो एक लिमिटेड लीगल टेंडर है और आप एक बार में सिर्फ 1000 रुपये तक का ही कॉइन यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर आप 60,000 रुपये उसको दे रहे हो तो सिर्फ 1000 रुपये ही आप उसको कॉइन में दे सकते हो, बाकी आपको कैसे देना होगा, तो नोट के थ्रू, ATM के थ्रू, या जैसे भी आप करना चाहो UPI वगैरह, बट कॉइन आप सिर्फ 1000 रुपये ही दे सकते हो। ऐसा कहाँ लिखा है, हमारे कॉइनेज एक्ट में, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो कॉइन है वो क्या है, एक लिमिटेड लीगल टेंडर है, ये आपको MCQ के लिए याद रखना है। दूसरा पॉइंट है कि जो फॉरेन करेंसी है वो नॉट लीगल टेंडर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप शॉप पर जाते हो, आप मैगी वाले को बोलते हो भैया मैं आपको $1 देता हूँ और आप मुझे मैगी का पैकेट दे दो, तो वो आपको मना कर सकता है। क्यों, क्योंकि इंडिया में जो फॉरेन करेंसी है वो लीगल टेंडर नहीं है, शॉपकीपर रिफ्यूज़ कर सकता है, ठीक है, कि मैं नहीं दे रहा, डॉलर तो चलता नहीं है ना इंडिया में, तो फॉरेन करेंसी हमारे लीगल टेंडर नहीं है, ठीक है, लैंडर रिफ्यूज़ कर सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो करेंसी नोट है वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर, तो आप वो उसको कितना भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा RBI ने बोला है कि जो फॉरेन हमारी जो करेंसी नोट्स हैं वो कैसे हैं, अनलिमिटेड लीगल टेंडर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये जो बिटकॉइन है क्या ये लीगल टेंडर है, तो नहीं, बिटकॉइन एक लीगल टेंडर नहीं है, बट इसका एक एक्सेप्शन है कि जो हमारी एल सल्वाडोर एक कंट्री है वहाँ पे ये लीगल टेंडर है, अदरवाइज ये क्या है, एक लीगल टेंडर नहीं है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट MCQ के लिए आपको याद रखना है कि डू नॉट कन्फ्यूज बिटवीन मनी और इंस्ट्रूमेंट। जो हमने एग्जांपल देखा कि आप दुकानदार को ये नहीं बोलोगे कि भैया एक ATM ले लो और मुझे एक मैगी का पैकेट दे दो, वो मना कर सकता है, वो कहेगा भैया ATM का क्या करूँगा, इसमें पैसा होना चाहिए। तो बेसिकली जो मनी है वो हमारी फियाट मनी है, और जो ATM क्रेडिट कार्ड है ये क्या है, लीगल टेंडर नहीं है, ये क्या है, हमारे टूल्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कॉम्मेमोरेटिव कॉइन। ये क्या होते हैं, तो देखो
तो हमारे जो कम्मेमोरेटिव कॉइन्स होते हैं वो फिएट मनी तो होते हैं, बट ये लीगल टेंडर नहीं होते हैं अनलेस कि आरबीआई इसको नोटिफाई ना कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल बेसिकली जो ये जो कॉइन होते हैं इनका काम ये होता है कि इन सिक्कों को किसी खास व्यक्ति या घटना या किसी ईयर को याद करने के लिए सरकार क्या करती है, इनको इशू करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी की जब 150वीं जयंती थी तो उस मतलब खास मौके पर क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कॉइन को इशू किया था। तो बेसिकली हमारा जो कम्मेमोरेटिव कॉइन है वो एक फिएट मनी तो है, बट वो लीगल टेंडर नहीं है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल अभी हम रिसेंट वाला देख लेते हैं। जैसे जब हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का जब इनॉग्रेशन हुआ था तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहता है 75 रुपीज़ का जो कॉइन था उसको इशू किया था। किस लिए किया था? क्योंकि 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, तो वो हमारी फिएट मनी है। अच्छा, इसका हम एक बार देख लेते हैं। हमारा 75 इस पर लिखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, भारत इंडिया सत्यमेव जयते और 75। तो बेसिकली हमारा जो ये कम्मेमोरेटिव कॉइन होता है वो फिएट मनी होता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था फिएट मनी की दो कंडीशन थी। क्या? पहली कि वो मेजर कर रहा हो वैल्यू। तो जैसा कि आपने देखा इस पर क्या लिखा है 75। ठीक है, 75 लिखा है तो यानी मेजर तो कर रहा है वैल्यू को, 75 लिखा है। दूसरा, उसको इशू किया हो किसी गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या किंग ने या क्वीन ने। तो इसको किसने इशू किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया था। तो ये फिएट मनी है, बट ये लीगल टेंडर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हम नॉर्मल जो मनी सर्कुलेशन में उसमें यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कम्मेमोरेटिव कॉइन। अब देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि फीचर ऑफ बैंक नोट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं क्यों बोलती हूँ कि इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप इसको मतलब इस वाले टॉपिक से आपको पता चलेगा। ठीक है, सिर्फ अगर इस टॉपिक के आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता ना तो यूपीएससी ने 2024 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, बेसिकली वो क्वेश्चन तो मतलब डिजिटल रुपी से था, बट अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो आप उसको इजीली कर लेते। वो हम अभी करने भी वाले हैं। ठीक है, तो देखो हमारे जो बैंक नोट है उस पर क्या लिखा होता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 2000 रुपीज़। ठीक है, इसका क्या मतलब है? तो देखो इसका सबसे पहले हम पॉइंट ये है कि टोकन कॉइन नोट्स ऑफ इक्वल फेस वैल्यू। इसका मतलब ये है कि पहला प्रॉमिस आरबीआई आपसे ये कर रहा है कि अगर आप मेरे पास 2000 का नोट लेके आओगे तो मैं आपको बदले में 500 के 4 नोट दे दूंगा और 200 के 10 नोट दे दूंगा। ठीक है, तो ये प्रॉमिस आपसे आरबीआई कर रहा है। ठीक है, दूसरा प्रॉमिस कर रहा है कि परचेजिंग पावर वर्थ वैल्यू प्रिंटिंग ऑन नोट्स। इसका मतलब ये है कि अगर नोट पे 2000 लिखा है तो आपकी जो परचेजिंग पावर होगी वो 2000 की ही होगी। आप 2000 रुपये तक की उससे शॉपिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो प्रॉमिस जो है आरबीआई आपसे कर रहा है। बाकी हम देखते हैं और क्या है। तो देखो अब हाँ, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या जो ये जो नोट है इस पे इन्फ्लेशन एडजस्ट रिटर्न देगा आरबीआई हमको? तो आरबीआई कह रहा है नहीं भाई, ऐसा नहीं कर पाएगा आरबीआई। आरबीआई कह रहा है इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये 2000 रुपये का नोट है, कल को महंगाई बढ़ के 2% बढ़ जाती है, तो क्या आरबीआई जो है इस 2% महंगाई को एडजस्ट करेगा इसमें? तो आरबीआई कहता है मैं नहीं करूँगा। और यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो ये आपको अभी याद करना है। चलो नेक्स्ट है, तो क्या इंटरेस्ट रिटर्न भी देगा आरबीआई हमको? तो आरबीआई कह रहा है नहीं भाई, इंटरेस्ट भी मैं नहीं दूंगा। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अब जब जो इंटरेस्ट है जब वो रिटर्न नहीं कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम जीरो इंटरेस्ट। ठीक है, या फिर नो इंटरेस्ट। तो इट इज़ बॉन्ड और प्रॉमिसरी नोट्स। ठीक है, तो जहाँ पे भी जीरो इंटरेस्ट रिटर्न किया जाएगा या फिर नो इंटरेस्ट तो उसको क्या बोलेंगे हम? बॉन्ड या प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इट इज़ एनोनिमस बेयरर बॉन्ड। इसका क्या मतलब है? जैसे देखो अब ये है हमारा एक नोट, ठीक है, और ये है शाहरुख खान के पास, तो इस पे एसआर के तो नहीं लिखा होगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि शाहरुख खान के जो नोट हैं उन पे सारे पे एसआर के लिखा रहेगा, नहीं। ठीक है, तो नोट तो हमारा एनोनिमस होता है। ठीक है, किसी का नाम तो नहीं लिखा होता उस पर, तो इसलिए हमारा जो नोट है वो कैसा है? हमारा एनोनिमस बेयरर बॉन्ड, किसी का भी नाम नहीं लिखा होता नोट पे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिमोनेटाइजेशन। वैसे तो ये टॉपिक बहुत पुराना हो चुका है, बट एक लाइन में आपको पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, तो जब हमारा डिमोनेटाइजेशन या फिर नोटबंदी हुआ था तो उसको विड्रॉ किया गया था नोट्स को कौन से एक्ट के अंदर? ठीक है, सर्कुलेशन से। तो वो था बैंक नोट सिसेशन ऑफ लाइबिलिटी एक्ट 2017। और कौन से नोट को किया गया था? तो 500 और 1000 के नोट। बस एक लाइन में आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। चलो अब नेक्स्ट आता है हमारा बैंक नोट और डिपॉजिट मनी। ये क्या होता है? तो देखो हमारे जैसे पेपर ऑर्डर, चेक या इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर हो गए, नेफ्ट, आरटीजीएस, ठीक है, और जो भी हमारे पास कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, या डेबिट कार्ड, तो वो सारी जो चीज़ें हैं, ये जो टूल्स हैं बेसिकली, हम इनको बोलते हैं बैंक मनी या फिर डिपॉजिट मनी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो देखो ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है एक्ट जो है वो कब आया था? तो 1881 में आया था। किसके टाइम पे आया था? तो रिपन के टाइम पे आया था। ठीक है, बेसिकली इसका काम क्या था? तो दिस एक्ट वाज इनैक्टेड टू इनकरेज चेक यूसेज। ठीक है, तो जो चेक का जो यूज़ था उसको बढ़ाने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। किसके द्वारा? रिपन के द्वारा। ठीक है, और ये जो एक्ट था ये पनिश करता था किसको? डिसऑनर को और फ्रॉजरी को। ठीक है,
तो ये चीज़ हो गई। अब हम देख लेते हैं कि जो चेक होता है उसमें 3 पार्टीज होती हैं हमारी, ठीक है। जैसे ये चेक है और इसमें 3 पार्टी रहेंगी। पहला तो जो सेंडर होता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉअर, ठीक है। फिर दूसरा हमारा रिसिपिएंट, ठीक है, जो रिसीव करेगा चेक को, उसको बोलते हैं पेई। और जो बीच में चैनल की तरह काम करता है वो कौन होता है, हमारा बैंक, उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉई, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। चलो अब हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ चेक, ठीक है। चेक जो है हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो देखो सबसे पहला होता है हमारा स्टेल चेक, ठीक है। वो क्या होता है, नॉट विदड्रॉन इन 3 मंथ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई चेक है और उसको कोई डेट लिखी है उस पर, अगर आप 3 महीने तक उसको विदड्रॉ नहीं करोगे तो वो जो चेक है वो कैसा हो जाएगा, बासी हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, स्टेल चेक। दूसरा है हमारा पोस्ट डेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने आपको चेक दिया और उसकी डेट मैंने आगे की डाली। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अभी सितंबर चल रहा है और मैं उसकी डेट डालूँ 1 जनवरी, ठीक है, 2026 की अगर मैं उसको डेट डाल दूँ तो वो कैसा होगा, मेरा पोस्ट डेटेड चेक होगा कि उस पर आगे की डेट लिखी है। एंटीडेटेड ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और वैसे भी आपको इतना ज़्यादा अंदर तक नहीं पढ़ना है। यूपीएससी जो है वो 1 लाइनर में मोस्टली क्वेश्चन पूछता है इकोनॉमी से। अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे अच्छे से तो आपको पता लगेगा। बाकी देखो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ क्रॉस। जैसे मान लो हमारे ये चेक है, चेक पे क्या करते हैं बैंक वाले, ऐसे क्रॉस लगा देते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि पेइज अकाउंट ओनली, कि मतलब जैसे जिसने जिसको चेक दिया है तो उसी के अकाउंट में गए हैं, ठीक है, पेइज अकाउंट ओनली। फिर अब मान लो ये जो चेक है, हमारे चेक के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, तो उसमें किसका यूज़ किया जाता है, आयरन ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। और फॉर ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम के लिए हम 1980s में MICR जो था टेक्नोलॉजी उसका यूज़ करते थे। ये क्या है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन का, ठीक है। इस सिस्टम का हम क्या करते थे, यूज़ करते थे। फिर अब देखो ये कुछ क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे अभी। पहले हम पूरा एक बार देख लेते हैं। हाँ तो देखो जैसे पहला है, अब ये हमारा चेक क्लियरेंस सिस्टम की अगर हम बात करें तो 1980s में हमारा जो सिस्टम था वो था हमारा MICR सिस्टम, ठीक है, विद यूज़ ऑफ, यहाँ पे हम क्या करते थे, आयरन ऑक्साइड का यूज़ करते थे, नंबरिंग, वही जो हमने अभी देखा था। उसके बाद हमारा OCR सिस्टम आया था। ये क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एक एक लाइन में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। नेक्स्ट आता है हमारा CTS। ये क्या है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ठीक है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अब हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी MCQ में क्या पूछेगा कि जो चेक ट्रंकेशन सिस्टम है वो RBI का है या NPCI का। तो आपको पता होना चाहिए कि ये NPCI का है, बाय NPCI, ठीक है। तो जो चेक ट्रंकेशन सिस्टम है बाय NPCI, ठीक है। अब ये इसका एक मतलब कॉन्सेप्ट था जो कि न्यूज़ में था काफ़ी पहले 2021 में, बट ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि पॉजिटिव पे मैकेनिज्म जो है आरबीआई लेकर आया था, किसमें, जो चेक ट्रंकेशन सिस्टम था उसमें। तो अब इसमें होता क्या है, हम इसको एक बार वो देख लेते हैं। देखो जैसे ये है राहुल, ठीक है, राहुल का जो बैंक अकाउंट है वो है SBI में, ठीक है। और राहुल क्या करता है, अपना एक चेक कितने का, 1.5 मतलब 1.5 लाख का चेक क्या करता है, ये एक सप्लायर को दे देता है। ये है सप्लायर, ठीक है, ये क्या है, सप्लायर है, ठीक है। और इस सप्लायर का जो अकाउंट है वो एक्सिस बैंक में है, ठीक है। तो अब ये राहुल ने क्या किया, इसको 1.5 लाख का चेक जो है सप्लायर को दे दिया। और इस राहुल ने फिर क्या किया, जो मतलब SBI, राहुल का जो SBI मोबाइल ऐप है या फिर नेट बैंकिंग है, वहाँ पर जाकर इसने क्या किया, उस चेक की जो भी डिटेल्स थी, ठीक है, उनको क्या किया, वहाँ पे अपलोड कर दिया। जैसे चेक नंबर या डेट, अमाउंट और पे का नेम, तो वो सारी चीज़ें राहुल ने क्या किया, यहाँ पे SBI को जो है जमा कर दिया सारी डिटेल। अब ये जो चेक इसके पास गया है सप्लायर के पास, तो सप्लायर क्या करेगा, अब अपने चेक को एक्सिस बैंक को देगा। अब बैंक जो चेक है उसको क्लियर करने के लिए एक्सिस बैंक क्या करेगा, ये चेक जो है SBI को भेजेगा। अब SBI के पास तो ऑलरेडी ये जो राहुल की ये वाली डिटेल्स हैं ये हैं, तो SBI क्या करेगा, इस डिटेल को और जो एक्सिस बैंक ने भेजी हैं डिटेल, ठीक है, उनको चेक करेगा। अब अगर ये दोनों डिटेल मैच कर जाती हैं तो SBI क्या करेगा, चेक को क्लियर कर देगा। बट मान लो अगर ये वाली जो एक्सिस ने इसको डिटेल दी हैं और जो ऑलरेडी राहुल ने सबमिट कर रखी थी डिटेल्स, उनको मैच करेगा। और ये रिजेक्ट, अगर ये मैच नहीं की तो SBI क्या करेगा, इसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इससे बेसिकली होगा क्या कि हमारा जो फ्रॉड हो सकता था वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो पॉजिटिव पे मैकेनिज्म है, इसका एम या इसका गोल यही है कि RBI क्या चाहता है कि फ्रॉड को कम करना चाहता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो चेक है वो डिसऑनर हो सकता है और बाउंस भी कर सकता है अगर इनसफिशिएंट बैलेंस है तो। बट अब ये डिमांड ड्राफ्ट क्या है, देखो डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है कि पहले हम बैंक को पैसा दे देते हैं, उसके बाद बैंक क्या करता है, हमें एक मतलब पेपर दे देता है जिसमें गारंटी होती है कि पैसा जो है वो विड्रॉ होगा ही होगा, ठीक है। तो डिमांड ड्राफ्ट क्या है, एक बैंक द्वारा बनाया गया एक ऐसा प्रीपेड मतलब पेपर होता है जिसमें पेमेंट की गारंटी होती है, ठीक है। तो ये डिसऑनर नहीं हो सकता क्योंकि बैंक के पास तो पहले से ऑलरेडी पैसा आ गया, उसने एक पेपर दिया, जिसको पेपर मिलेगा वो विड्रॉ कर लेगा उसको। बट जो हमारा ओवरड्राफ्ट है वहाँ पे क्या होता है कि पहले आप पैसा खर्च कर लेते हो और उसके बाद बैंक को पे करते हो विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि कैन विड्रॉ रुपी फ्रॉम बैंक अकाउंट एज लोन, ठीक है, इवन इफ यू हैव इनसफिशिएंट मतलब
बैलेंस। जैसे अगर आपके अकाउंट में बिल्कुल पैसा नहीं है और आप क्या कर सकते हो, कुछ पैसे को एज ए लोन आप ले सकते हो और विद इंटरेस्ट आप बैंक को बाद में वापस कर दोगे। ठीक है, तो जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है कि PMJ स्कीम जो है सरकार की, वहाँ पे आप 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट कर सकते हो और विद इंटरेस्ट फिर आप इसको रीपे कर दोगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा कोर बैंकिंग सोल्यूशन। ये क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने 2016 में वन लाइनर यहाँ से पूछा था। देखो, जब कभी भी हम अपने बैंक जाते हैं, जैसे मान लो मुझे 50,000 रुपये अपने बैंक में जमा करने हैं, ठीक है, तो मैंने क्या किया, 50,000 रुपये वहाँ पे जमा कर दिए। अब घर आकर मैंने अपने फ़ोन में चेक किया तो वो अमाउंट जो है मुझे शो करने लग जाता है। तो ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी इसके पीछे काम कर रही है, तो उसी को हम बोलते हैं कोर बैंकिंग सोल्यूशन। ठीक है, तो जैसे ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है विद वेब प्लेटफॉर्म। तो जहाँ पे क्या होता है कि ये क्या है, नेटवर्क ऑफ बैंक ब्रांचेज हैं, जहाँ पे ये अलाउ करता है किसको, कस्टमर को टू मैनेज देयर अकाउंट एंड यूज बैंकिंग फैसिलिटी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कहीं से भी जो कस्टमर है अपने बैंक अकाउंट को क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। ठीक है, मैनेज कर सकता है। तो कौन क्या किस चीज़ का यूज़ हो रहा है यहाँ पे, कोर बैंकिंग सोल्यूशन का। अब देखो, जैसे ये है कोर बैंकिंग सोल्यूशन, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, और यहाँ पे हमारे कस्टमर है सारे। अब देखो, RBI को हम बोलते हैं बैंकर्स बैंक। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं RBI से। ठीक है, लोन लेते हैं। तो कैसे लेते हैं, तो देखो RBI का जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन है उसका नाम है ई कुबेर। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो RBI का जो मतलब कोर बैंकिंग सोल्यूशन है उसका नाम है ई कुबेर, और वहाँ पे RBI के साथ बैंक्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। ठीक है, बैंक 1, बैंक 2 और बैंक 3 ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब RBI पे भी बहुत सारे क्वेश्चन PYQ में पूछे गए हैं, तो RBI तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो ई कुबेर है इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, तो देखो यहाँ से जो बैंक हैं वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं RBI से रेपो रेट पे। ठीक है, MSF लोन लिए जाते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस PSL ट्रेडिंग की जाती है, सोवरेन गोल्ड फंड्स। ठीक है, बेसिकली हम इसको अभी डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये सारी चीज़ें जो है ई कुबेर पोर्टल से होनी चाहिए। ठीक है, और MCQ के लिए आपको याद करना है कि जो ई कुबेर पोर्टल है RBI का, वो सिर्फ करंट अकाउंट ही कंटेन करता है बैंकों का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये MCQ के लिए पता होना चाहिए। चलो, अब एक अभी अपडेट थी करंट अफेयर्स की कि RBI ने क्या किया है, इंस्टॉल किया है कोर बैंकिंग सोल्यूशन। कहाँ पे, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में ऑल्सो। पहले यहाँ पर नहीं था। ठीक है, बट अभी क्या कर दिया है, CBS को यहाँ पर भी इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ये पेमेंट सिस्टम। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पता है UPSC ने EPFO 2023 में पेमेंट सिस्टम से क्वेश्चन पूछा। ठीक है, और अभी जो रीसेंट हमारा प्रीलिम्स हुआ है ना UPSC का 2025 वाला, वहाँ पर भी UPSC ने इससे क्वेश्चन पूछा था। अभी हम उसको सॉल्व करेंगे, पहले इसका हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। चलो, तो देखो, पेमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो दो पेमेंट सिस्टम है। पहला है हमारा RBI का सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम और NPCI का IMPS। तो देखो MCQ कैसे बनेगा, वो क्या करेगा, वो बोल देगा कि जो सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है मतलब नेफ्ट और RTGS, ये है NPCI का, और बोल देगा कि जो RBI है उसका है IMPS। तो नहीं, वो गलत होगा। क्यों, क्योंकि जो पेमेंट सिस्टम है वो RBI का जो सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है वो कौन सा है, हमारा नेफ्ट और RTGS, और NPCI का कौन सा, हमारा IMPS। ठीक है, तो देखो, अब ये जो नेफ्ट है इसका यूज़ जो होता है वो स्मॉल वैल्यूज के लिए किया जाता है। मैक्सिमम 3 लाख कर सकते हो आप, और इसमें क्या होता है 30-30 मिनट के बीच में सेटलमेंट जो है बैंक करती हैं, और यहाँ पर 2019 के बाद कोई फीस नहीं लगती, मतलब ज़ीरो टैक्स। ठीक है, और 24/7। ठीक है, आप 24/7 इसको यूज़ कर सकते हो। मिनिमम अमाउंट कुछ भी हो सकती है, मैक्सिमम आप 10 लाख तक कर सकते हो। वैसे ये मतलब जो नंबर्स हैं ये इस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना, आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर 30-30 मिनट के बैचेस में क्या कर सकते हो आप, इसको मतलब सेटल करते हैं बैंक। ठीक है, RTGS की बात अगर हम करें तो ये लार्ज वैल्यूज़ के लिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अंबानी अडानी इसको यूज़ करेंगे। इसमें मैक्सिमम अमाउंट आपकी 2000 करोड़ तक हो सकती है, और अगेन यहाँ पर भी कोई फीस नहीं लगती है। 24/7 आप इसको यूज़ कर सकते हो। मिनिमम आप 2 लाख तक इसमें भेज सकते हो, और मैक्सिमम आप 2000 करोड़ तक भेज सकते हो। और यहाँ पे तो टाइम लगता है, नेफ्ट में 30-30 मिनट के बैचेज में बैंक करता है सेटलमेंट, बट यहाँ पे इंस्टेंट सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पे क्वेश्चन बना था 2025 में। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसको जो नेफ्ट और RTGS है इसको बैंक भी यूज़ कर सकते हैं और PPI भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे PPI क्या है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जैसे हमारा अमेजॉन पे हो गया। ठीक है, फ़ोन पे हो गया, तो ये बैंक तो है नहीं, ये क्या है, PPI है, इनको बोलते हैं PPI। ठीक है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो अमेजॉन पे और फ़ोन पे, तो दोनों ही लोग इसको नेफ्ट को और RTGS को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा NPCI का IMPS। तो IMPS की अगर हम बात करें तो ये भी स्मॉल वैल्यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इंस्टेंट ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पर भी कैसा होता है, इंस्टेंट ट्रांसफ़र होता है। तो बेसिकली हमने क्या देखा, नेफ्ट में क्या होगा, 30-30 मिनट के बैचेस में हो रहा है, इंस्टेंट नहीं हो रहा। RTGS में भी हमने देखा था इंस्टेंट हो रहा है, और IMPS में भी इंस्टेंट ट्रांसफ़र हो रहा है।
उसके बाद क्या नॉन स्मार्टफोन जो है IMPS को यूज़ कर सकते हैं? तो हाँ, RBI ने इसको अलाउ कर दिया है, जो नॉन स्मार्टफोन होते हैं USDT के साथ वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक चीज़ क्या देखी थी कि यहाँ पर फीस नहीं लगती, यहाँ पर फीस नहीं लगती, बट यहाँ पर चार्जेस कुछ लगेंगे। कितने लगेंगे वो आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए बेसिकली कि यहाँ पर चार्जेस लगेंगे। ठीक है, तो ये है। अब आपको नंबर्स पर अगेन मैं बोल रही हूँ कि आपको फोकस नहीं करना, आपको रटना नहीं है कि 3 लाख 10 लाख ये वो। बेसिकली आपको सब मतलब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि स्मॉल वैल्यूज़, लार्ज वैल्यूज़, अगेन स्मॉल वैल्यूज़, नो फीस, कुछ चार्जेस लगेंगे। यहाँ पे इंस्टेंट ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ पे भी इंस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा, 30-30 मिनट का बैचेस में हो रहा है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने देखा कि 24x7 यहाँ पर भी मिनिमम ₹1 कर सकते हो, मैक्सिमम अगर 10,000 रुपये फ़ोन से कर रहे हो तो 10,000, IFSC कोड का यूज़ कर रहे हो तो 5 लाख तक आप कर सकते हो। और यहाँ पे भी इंस्टेंट हमने देख ही लिया। अब अगेन यहाँ पर भी बैंक यूज़ कर सकते हैं और PPI जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है जैसे अमेजॉन पे, फ़ोन पे, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से एक बार रीड कर लेना इसको। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। देखो, हाँ, तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली। अच्छा हाँ, हम मतलब जो भी हमारी जितनी भी क्लासेस रहने वाली हैं हम क्या करेंगे, मतलब मैंने जो सोचा है वो ऐसा रहेगा कि पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे और उसके बाद हम 2013 के ऑनवर्ड जितने भी PYQ हैं हम सारे के सारे यहीं कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा रहने वाला है। तो जैसे अभी हमने क्या किया, मनी का कुछ अभी थोड़ा पार्ट रह गया, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो अभी जितना हमने कर लिया हम उसके PYQ देख लेते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर। ये 2018 में UPSC ने पूछा था। तो हमने लीगल टेंडर में एक पॉइंट क्या पढ़ा था कि यहाँ पे इसकी 2 कंडीशन थी। अब आपको क्या करना है वो याद करो, क्या पढ़ा था, 2 कंडीशन पढ़ी थी। पहला कि जो लीगल टेंडर है वो क्या होना चाहिए, फिएट मनी होना चाहिए। दूसरा क्या था कि लैंडर रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। अब ढूंढो कि ये 2 पॉइंट कहाँ पर हैं। देखो पहला ऑप्शन क्या है कि द मनी विच इज स्टैंडर्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ टू डिफरे द फी ऑफ लीगल केसेस। तो नहीं, यहाँ पे तो UPSC आपको पागल बना रहा है कि भाई लीगल यूज़ करके कुछ ऐसे वो ट्रैप करना चाह रहा है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा है कि द मनी विच इज़ अ क्रेडिटर इज़ अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। तो दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था लीगल टेंडर का कि भाई लैंडर रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, तो वो पॉइंट यहाँ मैच हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B वाला। ठीक है, तीसरा पॉइंट देख लो, द बैंक मनी इन फॉर्म ऑफ चेक ड्राफ्ट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। द मेटालिक मनी इन सर्कुलेशन इन अ कंट्री, भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब ये हाँ रिसेंट वाला जो अभी नहीं 2024 में पूछा गया था। ठीक है, तो देखो हाँ, जो मैंने आपको बोला ना कि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, देखो ये क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजिटल रुपी। ठीक है, अब देखो अगर आपको, वैसे तो ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में था, सारी करंट अफेयर मैगजीन ने इसको कवर किया था, तो ये आप वैसे कर ही लेते हैं इसको। बट मान लो कि आपको नहीं पता कि भाई क्या है डिजिटल रुपी। ठीक है, तो अब आप कॉन्सेप्ट से इसको कैसे सॉल्व करोगे मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, तो हमने क्या देखा, तो कह रहा है कि भाई डिजिटल रुपी। चलो तो पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ सोवरेन करेंसी इशू बाय RBI अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब भाई देखो डिजिटल रुपी, इतना तो आपको पता होना चाहिए था कि ये उस टाइम पे इतना न्यूज़ में है। और वैसे भी इंडिया में कोई भी करेंसी जब इशू की जाएगी तो RBI करेगा। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कि वो कॉइन नहीं है। ठीक है, तो ये बात होगी। तो हमारा जो RBI है इसने इसको इशू किया। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि इट अपीयर एज अ लाइबिलिटी ऑन RBI की बैलेंस शीट। तो भाई पहला वाला और दूसरा वाला स्टेटमेंट सही होगा। क्यों? क्योंकि अगर RBI इशू कर रहा है तो RBI की ही तो लाइबिलिटी होगी ना, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थोड़े ना होगी। ठीक है, तो अगर RBI इशू कर रहा है तो RBI की ही लाइबिलिटी होगी, तो दूसरा भी हमें सही लग रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो, इट इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिज़ाइन। ये कह रहा है कि ये जो डिजिटल रुपी है ये इन्फ्लेशन मतलब इंश्योर्ड है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, कि अगर जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी RBI पैसा बढ़ाता रहेगा। तो अब हमने एक कॉन्सेप्ट क्या देखा था, देखो यहाँ पे देखो हमने क्या देखा था कि आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 2000। यहाँ पे RBI ने साफ साफ बोला था, ये तो नोट की बात हो गई, कि भाई इन्फ्लेशन मैं एडजस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, कि इन्फ्लेशन RBI एडजस्ट करने के लिए RBI ने मना किया है कि भाई मैं इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करूँगा। तो जब नोट के केस में RBI नहीं कर रहा है इन्फ्लेशन को एडजस्ट, तो फिर ये डिजिटल रुपी में क्यों करेगा, है ना। तो ये तो गलत हो जाएगा पॉइंट। अब जब ये पॉइंट गलत हो गया, ये पॉइंट कैसा हो गया, गलत हो गया, तो हमने क्या किया, तीसरे वाले को हटा दिया। ठीक है, और पहला दूसरा तो हमें वैसे भी ठीक ही लग रहा था। अब चौथे वाले को देख लेते हैं। ठीक है, और देखो पहला दूसरा साथ में जाएगा, देखो कहाँ है पहला दूसरा साथ में, यहाँ पे, और पहला दूसरा यहाँ पे। यहाँ पहला दूसरा साथ में नहीं है, इसको काट दो। ठीक है, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। अब देख लेते हैं 4 वाला है या नहीं है। कह रहा है इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कॉमर्शियल बैंक एंड बैंक मनी एंड कैश। हाँ तो सही बात है, फ्रीली अब अगर डिजिटल रुपी है, ठीक है, तो कन्वर्टेबल तो कर ही सकते हो ना उसको, तो ये भी हमें ठीक है।
लग रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, तो ये ऐसे हमें क्या करना होता है, कॉन्सेप्ट को यूज़ करना होता है इकोनॉमी में। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। अगेन अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि मतलब आपको रटने पे फोकस नहीं करना है, आपको बेसिकली कहाँ पे कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से करना है, इवन स्टैटिक में भी और करंट अफेयर्स में भी। ठीक है, बाकी आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो भी हमारा मनी का जो पार्ट बच रहा है उसको हम कंप्लीट करेंगे, और मुझे लगता है शायद 2 या 3 क्लास में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कवर करेंगे। तो चलो ठीक है, थैंक यू।